आउट परफॉर्मेंस में देखिए L&T फाइनेंस आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है, 3.5% ऊपर है, मिड कैप का टॉप गेनर है। और साथ ही गुजरात पीपावाव, इस पर अच्छा मूव है, नेटको फार्मा और एक काउंटर है जो कि अच्छा चल रहा है। किरण, गुजरात पीपावाव और L&T फाइनेंस दोनों पर आपका व्यू क्या है? गुजरात पीपावाव में मेरा व्यू पॉजिटिव ही है। काफी अच्छे मूव्स हमने पिछले 3 दिनों से देखे हैं। इसके लिए स्टॉप लॉस करीबन 146 147 का रखना चाहिए और टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 155 के करीब के लेवल्स शॉर्ट टर्म में। मीडियम टर्म अगर 5-6 दिन का व्यू है, सॉरी 2 हफ्ते का व्यू लेते हैं तो 160 163 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा कौन सा स्टॉक गिनवाया था आपने? L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस में काफी अच्छी मूव हमने देखी है। मुझे लगता है कि इधर से और भी बढ़ता नजर आएगा क्योंकि डेरिवेटिव डेटा भी स्ट्रांग है, टेक्निकल पैटर्न भी स्ट्रांग है और डिलीवरी वॉल्यूम भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो इधर एक स्टॉप लॉस में 142 का सजेस्ट करूंगा। हमने कल ही ये बाय दिया था, इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी 142 का रखना चाहिए और टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 155 156 का लेवल जल्दी आते देखेंगे। जी, एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखते हैं। ये स्टॉक इंडिकेटिव एक्शन में बढ़त दिखा रहा था, खुला भी पॉजिटिव बायस के साथ ही है और अब 1400 के ऊपर आ चुका है। डे हाई पर 1408 के लेवल्स पर करीब 1.25% की मजबूती है। मयूरेश, क्या व्यू है आपका M&M पर? मैं एक पॉजिटिव व्यू ही रखूंगा क्योंकि आई थिंक जितना अंडर परफॉर्मेंस हुआ था ये स्टॉक पे, बेसिकली इनकी जो पीवी बिजनेस है, इनफैक्ट that had created a huge amount of issues for the company. ट्रैक्टर बिजनेस जो फार्म इक्विपमेंट सोल्यूशन बिजनेस है वो काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा था और लुकिंग एट दी मानसून्स और खरीफ सीजन का आई थिंक जैसे एकरेज और जैसे ट्रैक्टर का आई थिंक एक डिमांड बढ़ेगी, दैट सेगमेंट विल डू वेल। जैसे नए नए सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस करेंगे और वेरिएंट्स इन द कार्स दैट दे आर प्रॉब्ली लैगिंग बिहाइंड, मेरे ख्याल से आई थिंक द स्टॉक कैन गिव अ कंपाउंडेड रिटर्न ऑफ मोर देन 12-15% अगर किसी के 1 साल का व्यू है। शायद वॉलेटाइल रहे बट आई थिंक द स्टॉक कैन गिव पॉजिटिव रिटर्न्स ओवर दैट 1 ईयर पीरियड। जी, एक बार जैकॉब को देख लेते हैं। विद वॉल्यूम्स अच्छा सर्ज है, सुबह फास्ट मनी शो में ये स्टॉक आपको बाय साइड पर रिकमेंड किया भी गया था। अच्छी गेंस स्टॉक में देखे जा रहे हैं। इंटरडे हाइस पर आ चुका है, 4.5 रुपये ऊपर, ये करीब 6% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। एक बार पूरे ही ऑफशोर स्पेस को देखिए। डॉल्फिन ऑफशोर, एबन ऑफशोर, गोल ऑफशोर अच्छी खरीदारी इन स्टॉक्स में हो रही है। HOEC एक और स्टॉक है जहाँ पर विद वॉल्यूम सर्ज है और ये स्टॉक भी 3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं ऑफशोर स्टॉक्स में तो 10% से ज़्यादा तक का मूव भी इस वक्त देखा जा रहा है। 13% ऊपर गोल ऑफशोर है, डॉल्फिन ऑफशोर करीब 7% ऊपर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स के साथ कुछ और स्टॉक्स जो कि चल रहे हैं उसमें एक ईऑन इलेक्ट्रिक भी है और ये भी करीब 16.5% ऊपर आ चुका है। यहाँ ठीक मूव है। एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट 7.5% का मूव है। शुरुआती वॉल्यूम्स स्टॉक में भी ठीक हैं। AB मनी का शेयर है, यहाँ भी 6% तक की स्ट्रेंथ देखी जा रही है। सिमी, ऑफशोर शेयर्स में कोई पिक करेंगे क्या? और गोल ऑफशोर तो 13-14% ऊपर आ चुका है, लेकिन जो कम चले हैं अभी उनमें से कहीं वैल्यू दिख रही है आपको इंट्राडे पर्सपेक्टिव से? दीपाली, एक आध दिन का मूवमेंट तो आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि काफ़ी हद तक पीट चुका है और साढ़े बहुत ही नीचे हैं। मतलब अगर टेक्निकल चार्ट्स देखेंगे तो किसी में भी कोई बाई कॉल सजेस्ट नहीं कर सकती, पर इंटरडे के लिए अगर कोई खेलना चाहता है लॉन्ग साइड पर क्या खेल सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। मैं खुद बोल के कुछ कॉल नहीं देना चाहूँगी क्योंकि सारे स्टॉक टेक्निकली पैरामीटर से नेगेटिव हैं। बिल्कुल। इस बीच मयूरेश, एक बार OMCs को देख लेते हैं क्योंकि देखिए बज़ यहाँ पर काफ़ी रहेगा पूरे ऑयल मार्केटिंग स्पेस पर और ऊपर से आज से वो डेली फ्री प्राइसिंग भी शुरू हो रही है, तो कुछ हद तक इम्पैक्ट रहेगा। कल एक ओवरहैंग था यहाँ पर कि रिलायंस और BP अगर बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन करते हैं फ्यूल रिटेल में तो उसका ऑब्वियसली एक सेलिंग प्रेशर था यहाँ पर, लेकिन साथ ही और एक बड़ा ट्रिगर जो है यहाँ पर वो इन OMCs का मर्जर है अलग अलग कंपनीज़ के साथ, जिससे बड़ी OMC कंपनीज सरकार बनाना चाहती है। सो देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ न्यूज़ फ्लो। OMCs पर आपका व्यू क्या है? आज अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन है सारे ही स्पेस में। मेरे ख्याल से आई थिंक जो इन्वेस्टर्स मीर जी जिसके पास ये स्टॉक है बिल्कुल होल्ड करनी चाहिए। 4 मुख्य कारण। पहले कारण आई थिंक जैसे आपने राइटफुली कहा, रिलायंस की जो न्यूज़ एक्सपेक्टेड थी आई थिंक वो टर्न आउट नहीं हुई इन द वे दैट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग और कल जो हमने वीकनेस देखी थी एक शॉर्ट कवरिंग या बाउंस बैक हमें देखने मिल रहा है। दूसरी बात, अगर जो केपेक्स प्लान्स हैं ये कंपनीज़ के एंड विद एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑयल प्राइस स्टेइंग इन द रेंज बिटवीन 45 एंड 55, मेरे ख्याल से आई थिंक द केपेक्स प्लान्स विल हैव अ लॉट ऑफ नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस जिसकी वजह से GR में स्टेबिलिटी आ सकती है। हालांकि विद क्रूड मूवमेंट शायद इन्वेंट्री लॉसेज आ सकते हैं बट दे आर ट्रांसलेशनरी लॉसेज। थर्ड, आई थिंक जो मार्केटिंग मार्जिन है वहाँ पे अभी भी स्कोप है थोड़ा इंक्रीज होने का, बोथ ऑन पेट्रोल एंड डीजल, जिसकी वजह से जो EPS सेंसिटिविटी होती है इसमें अपसाइड बनती है।
एंड फोर्थ मेरे ख्याल से आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल आउटलुक इटसेल्फ अलग अलग कंपनीज के आई थिंक अलग अलग बिजनेस है. तो एन्युटी बिजनेस फॉर IOC इज एक्सट्रीमली वेल. HPCL के लिए मार्केटिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट फंक्शंस. BPCL में एक अपस्ट्रीम फंक्शन भी है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सम ऑफ पार्ट्स अगर हम देखें तो आई थिंक ऑल दीज बिजनेसेस कैन कंट्रीब्यूट. इसलिए जो इन्वेस्टर्स के पास ये स्टॉक हो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए. जी, एक बार इन्फोसिस को और देख लेते हैं. हालांकि बहुत वीकनेस ये नहीं दिखा रहा था इंडिकेटिव एक्शन में भी, और हालांकि अभी दिन के निचले स्तरों पर 0.1% तक की वीकनेस आती, 943 के लेवल्स पर ट्रेड करा है. थोड़ी देर पहले हमने सिमी से बातचीत की थी, उनका व्यू था कि 940 अगर ब्रीच होगा तो वीकनेस आ सकती है, तब तक शायद ये उतना कमजोर ना लगे. लेकिन मयूरेश, आप बाय कर रहे हैं इन्फोसिस, अवॉइड कर रहे हैं, क्या व्यू है एग्जैक्टली? न्यूज़ फ्लो में तो ये कांस्टेंट बना हुआ है. आज भी दो बड़ी खबरें हैं. संदीप डडलानी जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं 2001 से इन्फोसिस के, उन्होंने क्विट किया है. ग्लोबली एक बड़ा पोर्टफोलियो हैंडल करते थे. और इसके अलावा एक और नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ये है कि रवि वेंकटेश्वरन जो कि को चेयरमैन है इन्फोसिस के, उन्होंने कहा है कि जो 2020 तक का जो एम्बिशियस टारगेट था $20 बिलियन का, वो शायद अचीव ना हो सके. अभी क्या व्यू है आपका इन्फोसिस पर? नहीं, आई थिंक अंडर परफॉर्म करेगा दीपाली जी मेरे ख्याल से. और ये जो हाई लेवल एग्जिट्स हो रहे हैं आई थिंक इट्स नॉट अ गुड साइन. दूसरा आई थिंक जो 2020 की टारगेट थी आई थिंक इम्प्रॉबेबल लग रही थी, क्योंकि जैसे आंकड़े FY17 के आए थे, दे नीडेड टू ग्रो द डॉलर रेवेन्यूज इन एक्सेस ऑफ 14-15%, जो आज की तारीख में बहुत मुश्किल लग रहा है विद द ट्रांजिशनरी फेज ऑफ IT कंपनीज. सैलरी हाइक्स विद क्रॉस करेंसी ट्रांसलेशनरी इम्पैक्ट ऑन द EBIT मार्जिन एज वेल. मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़ी स्टिकीनेस रह सकती है कंपनियों पे. हालांकि आई थिंक लॉन्ग टर्म आउटलुक बहुत पॉजिटिव रह सकता है बिकॉज ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इंक्रीजिंग बोथ ऑन द BFSI फ्रंट, हेल्थ केयर फ्रंट, लाइफ साइंसेज फ्रंट. बट एक मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से मेरे ख्याल से आई थिंक ये स्टॉक क्लियरली अंडर परफॉर्म करेगा. बिल्कुल. किरण, जाते जाते कोई आखिरी पिकअप देकर जाना चाहेंगे जो कि आज के लिए इंट्राडे के लिहाज से आपको अच्छी लग रही हो, या फिर जो लाइकली लग रहा हो जहां पर कि एक अच्छा बाउंस या फिर गेन मिले? जी, नैटको फार्मा में दो स्टॉक सजेस्ट करूंगा. एक तो नैटको फार्मा सजेस्ट करूंगा कि जिस 4-5 दिन पहले जो जहां से मूव आई थी वहीं पे सपोर्ट लिया है, और आज अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर चल रहा है. स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, 998 के करीब ट्रेड कर रहा है. 984 का स्टॉप लॉस रहेगा. टारगेट के लिए 1030 से लेके 1060 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एक दो ट्रेडिंग सेशंस में. दूसरा रहेगा एक्शन. देखिए हमने आज सवेरे से बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर चल रहा है. 1075 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1100 के करीब के लेवल्स. बिल्कुल. चलिए किरण, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. इस बीच कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं जहां पर इंटरेस्टिंग मूव इस समय देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही एक बार रियल एस्टेट स्टॉक्स को देखते हैं. रियल एस्टेट ने इस पूरे हफ्ते जिस तरह का रुझान दिखाया है, इंडिया बुल्स को देखिए आप, ये करीब 1% ऊपर है इस समय. और जो बाकी काउंटर्स हैं जहां पर ठीक मूव देखने को मिल रहा है, उसमें भी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, ओबेरो, ये सारे पॉजिटिव रुझान के साथ है. लेकिन थोड़ा देखना होगा कि क्या ये इंट्राडे बेसिस पर कुछ और गेंस दिखाते हैं. रियल एस्टेट में कोई पिक सिमी आप देना चाहेंगे क्या? मेरे रियल एस्टेट में कौन सा देंगे, बहुत सारे हैं और सब अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर. टेक्निकली अगर देखेंगे तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अच्छा है, हाउसिंग डेवलपमेंट अच्छा है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अच्छा है, मतलब HDIL जो है हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकली सारे में पॉजिटिव. और एक मैंने आज मेरा ट्रेडिंग पिक में शामिल किया था DLF, वो भी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लग रहा है. एटलीस्ट मतलब रियल एस्टेट स्टॉक के साथ जो डायरेक्टली रिलेटेड है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये भी अच्छा है. कल DHFL में मतलब दीवान हाउसिंग में एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, शायद ऑल टाइम हाई कल पोस्ट किया था. वो भी अच्छा लग रहा है टेक्निकल चार्ट्स में. अब मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ हाउसिंग और हाउसिंग फाइनेंस भी नहीं, HDFC अच्छा लग रहा है, LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी मुझे लगता है कि अच्छा एक मोमेंटम आने वाला है. L&T फाइनेंस होल्डिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सब आज तो पूरा रडार में ही है. आज एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया है, 146 का लेवल भी अचीव कर चुका है. ये जो सेक्टर है हाउसिंग फाइनेंस रियल्टी, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी बुलिश है और मेंटेन्ड होगा. शॉर्ट टर्म का ये जो मोमेंटम है और मेंटेन्ड होगा मुझे लगता है. जी, शुक्रिया सिमी आपका बातचीत करने के लिए. मयूरेश, या NBFCs में हम कांस्टेंट बाइंग देख रहे हैं. L&T फाइनेंस भी 2-3 दिनों से लगातार चल रहा है. आज कई हाउसेस की रिपोर्ट भी है जो कि 170 तक के टारगेट्स की बात कर रही है. L&T फाइनेंस पर आपका व्यू क्या है, और अभी आपकी NBFCs में टॉप पिक क्या है?
नहीं, आई थिंक पॉजिटिव उलझन रहने की उम्मीद है, क्योंकि जितना अंडर परफॉर्मेंस L&T फाइनेंस ने दिया था, इसके सारे कोर बिजनेस सेगमेंट्स परफॉर्म करने लग जाएंगे। हालांकि आई थिंक प्राइस मूवमेंट हैज़ बीन प्रीटी शार्प, तो आई थिंक जो इन्वेस्टर्स के पास नीचे के लेवल से हो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। विद इन द NBFC स्पेस इटसेल्फ अगर हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो मेरे ख्याल से दीवान हाउसिंग इज़ वन ऑफ आवर टॉप पिक्स। जैसे इन्होंने कैपिटल रेज किया है, 2000 करोड़ का कैपिटल एडिक्वेसी 19.5% तक पहुँच गई है। लोन ग्रोथ 20%, अर्निंग्स ग्रोथ 20% की मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ अगले 2 वर्षों में। और जैसे इनकी कैपिटल रेजिंग की मिक्स है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग काफ़ी कॉम्पिटेटिव है, इन द करंट प्राइस इट ट्रेड्स अराउंड 1.5 टाइम्स, काफ़ी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है। रूरल फाइनेंसिंग के साइड पे मुझे लगता है अगर कोई सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने मिले चोला इन्वेस्टमेंट पे, तो आई थिंक इट इज़ बेटर प्लेस्ड इन दैट स्पेस इन टर्म्स ऑफ व्हीकल फाइनेंसिंग, रूरल फाइनेंसिंग, MHCV, ME, ट्रैक्टर फाइनेंसिंग। और जैसे इनके आई थिंक अर्निंग्स की एक ग्रोथ और ट्रेजेक्ट्री हम उम्मीद कर रहे हैं, मुझे लगता है इजीली एक 15-20% की अर्निंग्स ग्रोथ एक कंपनी पोस्ट कर सकती है अगले 2 वर्षों में। तो शायद NBFC स्पेस में 2 पिक्स रहेंगी, दीवान हाउसिंग इवन एट द करंट लेवल और चोलामंडलम ऑन सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस। चलिए, इस बीच HDFC लाइव से प्रसून गजरी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। प्रसून, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। व्यू क्या है आपका मार्केट पर, कंसिडरिंग कि चलिए 9600 के पार है निफ्टी और वी आर क्लोज टू 10,000। व्हाट रियली मैटर्स इज एक जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ मार्केट में अभी भी दिख रही है, इन लेवल्स के आसपास भी वी हैव नॉट सीन रिडेम्पशन इवन ऑन वीक डेज। कितना साउंड लग रहा है मार्केट आपको इस समय? देखिए, हमारे हिसाब से मार्केट थोड़े से कंसोलिडेशन मोड में है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा भी है। एंड जो पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि थोड़ा मिड कैप्स में करेक्शन हुआ है, वो भी मेरे हिसाब से मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि काफ़ी मिड कैप्स बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से रैली हो गए थे, हालांकि उनके फंडामेंटल्स उतने नहीं सुधरे थे। तो यही लग रहा है कि अनलेस कुछ ग्लोबली कुछ US मार्केट्स में कुछ करेक्शन होता है, अगर उसको छोड़ दें तो मेरे हिसाब से मार्केट में कंसोलिडेशन रहेगा, ज़्यादा ऊपर नीचे होने की संभावना भी नहीं लग रही है। मार्केट वेट करेगा कि GST के कारण अगर कुछ इंटरप्शन आता है अर्निंग्स में, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा और मॉनसून कैसा निकलता है। आई थिंक उसके चक्कर में अगले 2-3 महीने कंसोलिडेशन मोड रहना चाहिए। उसके बाद जब GST का ऐसा लगेगा कि अब कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगा, जो इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग होनी थी वो हो चुकी है, उसके बाद अर्निंग्स देख के मार्केट दोबारा शायद अगली मूव के लिए रेडी रहेगा। तो हमारे हिसाब से इट्स अ गुड टाइम। जो लोग उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है वो इस कंसोलिडेशन मोड के दौरान कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत करेक्शन मिड कैप्स में जारी रह सकती है। तो हमें मिड कैप से बेहतर इस वक्त लार्ज कैप्स लग रहे हैं। जी, यानी प्रसून आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो कंसोलिडेशन फेज है यहाँ से अभी और एक्सटेंड हो सकता है, टिल जुलाई ये कंटिन्यू हो सकता है, और इस कंसोलिडेशन फेज में क्या कुछ ऐसी पॉकेट्स आपको लग रही हैं जो कि परफॉर्म करेंगी? देखिए, थोड़ा बहुत सेक्टोरल रोटेशन तो मार्केट में होता ही रहा है। सो कुछ सेक्टर्स जो हैं सडनली चलते हैं, फिर कोई दूसरा सेक्टर चलता है, वो चलता रहेगा। लेकिन उसको हर बार ट्रैक करना और हर बार उसको एक्सप्लॉइट करना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो लॉन्ग टर्म व्यू है वो यही है कि जो सेक्टर्स भारतीय इकोनॉमी की रिकवरी से लिंक्ड हैं वही बेहतर करेंगे। और वो जो थीम है वो काफ़ी महीनों से चल रही है, कोई नई थीम नहीं है। तो हमारा व्यू यही है कि डोमेस्टिक फाइनेंशियल्स हैं, कंजम्पशन स्टोरीज हैं, रिफॉर्म्स हैं, थोड़ा बहुत कैपिटल गुड्स है, जो कि इन्वेस्टमेंट साइकिल धीरे धीरे रिवाइव होगा। उन सब थीम्स को लेके जो स्टॉक ठीक लग रहे हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को, हमारे हिसाब से वही एक पोर्टफोलियो उन्हीं से कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। जी, लेकिन आज के सेशन में एक डाइवर्जेंस हमने देखा है पूरे ही ऑयल एंड गैस स्पेस में। जो अपस्ट्रीम कंपनीज है वो परफॉर्म नहीं कर रही हैं, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एक अच्छा मूव देखा जा रहा है। मिस्टर गजरी, आप ही के कमेंट्स चाहिए। हाल फिलहाल में जितने भी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है ना पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस को लेकर, उन्होंने एक कंफ्यूजन क्रिएट किया है इन्वेस्टर्स के लिए। कुछ हाउसेज हैं जिनका मानना है कि अब अपनी इन्वेस्टमेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से अपस्ट्रीम कंपनीज में शिफ्ट कर लेनी चाहिए। कुछ हाउसेज जो अभी भी मानते हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है वो अपनी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेंगी। आप किस लॉबी को बिलोंग करते हैं? आपका कन्विक्शन इस पूरे स्पेस में कहाँ है? देखिए, हमारा कन्विक्शन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ ही रहा है, तो उन पे हमारी पोजीशनिंग पॉजिटिव रही है। गोइंग फॉरवर्ड भी मुझको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक है, क्योंकि जो थोड़ी सी मंदी आई थी वॉल्यूम ग्रोथ में, वो भी पिछले महीने से दिखाई दे रहा है कि वो भी ठीक हो गई है। प्राइवेट सेक्टर मार्केट शेयर थोड़ा बढ़ा था, लेकिन वो भी स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा OMCs पे अभी भी जो रुझान है वो पॉजिटिव है।
लेकिन एक मुद्दा है जो शायद इस पूरे सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकता है, वो है जो गवर्नमेंट का प्लान है कि इन सब कंपनीज को कंबाइन करके एक बड़ी ऑयल कंपनी बनानी है। वो कैसे प्ले आउट करेगी, कौन सी कंपनीज पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, कौन सी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, वो कह पाना भी बहुत मुश्किल है। आई थिंक वो एक ओवरहैंग रहेगा। जहां तक अपस्ट्रीम कंपनी का सवाल है, वो एक क्रूड प्राइस पे एक व्यू है, वो ले पाना बहुत मुश्किल है। क्लियरली ऐसा कोई ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा कि क्रूड बहुत ज्यादा रैली करेगा यहाँ से। हो सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेड एक बनता हो, लेकिन थोड़ा सा भी मीडियम टर्म लॉन्गर टर्म देखता हूं तो हमारे हिसाब से ओएमसीज अभी भी हमें अपस्ट्रीम से बेहतर लग रही हैं। बट ये ऑयल का प्राइस देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का जो प्लान है वो कैसे प्ले आउट होता है। उसके ऊपर अभी कोई डिटेल ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए कह पाना मुश्किल है जी। लेकिन इस बीच इन्फोसिस की जो वीकनेस है वो और एक्सटेंड हुई है। 1.25% नीचे अब इन्फोसिस आ चुका है 941 के लेवल्स पर। विप्रो अब करीब 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक डाइवर्जेंस हमने देखा है, कुछ चुनिंदा छोटे आईटी स्टॉक्स हैं जो कि लगातार चल रहे हैं। हेक्सावेयर, एनआईटी टेक, केपीआईटी टेक, इनमें कांस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट बना रहा है। आज भी आप देखिए एनआईटी टेक्नोलॉजीज 16 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है दिन के ऊपरी स्तरों पर। हेक्सावेयर को भी देख लेते हैं वहां पर क्या रिफ्लेक्शन है। हेक्सावेयर की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव बायस के साथ हुई थी, अभी भी ये करीब 1% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। प्रसून, अभी आईटी को आपने अवॉइड लिस्ट में रखा है क्या, स्पेशली बड़े नेम्स को, या फिर वैल्यूएशंस अच्छी हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से ये स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, उस हिसाब से आपने कोई बाइंग भी की है? देखिए, आईटी पे हमारी पोजीशनिंग अंडरवेट ही रही है और वो कंटिन्यूड है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। क्योंकि हमारा मानना काफ़ी देर से यही है कि इस सेक्टर में ग्रोथ की प्रॉब्लम है और वैसे भी बिजनेस मॉडल में तब्दीली हो रही है। क्योंकि जो पुराना बिजनेस था जो उनका, उसमें कॉमोडिटाइजेशन हो चुकी है, प्राइसिंग प्रेशर है, और जो नए बिजनेसेस हैं इसमें डिजिटल साइड के, उसमें अभी प्रोजेक्ट्स उतनी तेजी से नहीं आ पा रहे हैं। तो थोड़ा टॉप लाइन पे वैसे भी ग्रोथ की प्रॉब्लम है और शायद मार्जिन्स पे भी प्रेशर बना रहेगा। इसके साथ साथ देखा जाए तो रुपी में भी अप्रिसिएशन हुआ है, जिसका इन सबका मिला के इम्पैक्ट इस सेक्टर पे डेफिनेटली नेगेटिव है। हाँ, ये मानना ज़रूर है कि इसमें वैल्यूएशंस की करेक्शन डेफिनेटली हुई है, तो किसी ना किसी टाइम पे किसी ना किसी वैल्यूएशन पे डेफिनेटली ये सेक्टर अट्रैक्टिव हो जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमारी पोजीशनिंग जो है वो अंडरवेट कंटिन्यू हो रही है। प्राइमरली इसी बात पे बेस्ड है कि जो इसके फंडामेंटल्स है स्पेशली रिलेटेड टू ग्रोथ, वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं और वो कुछ ऐसा रुझान भी दिखाई नहीं दे रहा है कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट जल्दी से होगी। जी, एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सुदीप आनंद हैं आईडीबीआई कैपिटल से, उनसे बातचीत करते हैं। सुदीप, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। अभी हम मिस्टर प्रसून गजरी से ही बातचीत कर रहे थे, उनका व्यू भी यही है कि जो कंसोलिडेशन फेज है वो शायद मार्केट में यहाँ से और एक्सटेंड हो, लेकिन सेक्टोरल रोटेशन चलता रहेगा, कुछ कुछ पॉकेट से जो कि परफॉर्म करती रहेंगी। अभी इंडेक्स के बजाय ये बताइए कि परफॉर्मेंस किन सेक्टर्स की ओर से आ सकती है, कौन से वो स्पेसिफिक सेगमेंट्स हो सकते हैं जो इस कंसोलिडेटेड मार्केट में भी परफॉर्म कर सकते हैं? जी, गुड मॉर्निंग। ये हमारा हाउस व्यू ये है कि मार्केट हम लोग आप एक अच्छे बुल रन के मार्केट में है और 3 से 5% का करेक्शन इन एनी बुल रन हमेशा अच्छा माना जाता है। सो इस कंसोलिडेशन के फेज़ में वो सारी कंपनीज और सेक्टर्स जो कि डोमेस्टिक कंजप्शन ग्रोथ थ्योरी पे बिलोंग करती है वो सब अच्छा परफॉर्म करेगी। तो हमारा मानना है कि प्लास्टिक्स कंपनीज लाइक योर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, सुप्रीम, एस्ट्रल पॉली, प्लस आपका जितने भी हाउसिंग सेगमेंट से है, आपका सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई, दीज कंपनीज विल डेफिनेटली डू वेरी वेल। तो ये सब में हमारा काफ़ी पॉजिटिव व्यू है जी। इस बीच एक अगर आउट परफॉर्मिंग स्पेस हमें इस समय सिलेक्ट करना हो, एक बार एविएशन को देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी पॉजिटिव है और हमने स्टॉक्स का परफॉर्मेंस भी वैसा देखा है। प्रसून, एविएशन पर आपका व्यू क्या है इस समय? देखिए, एविएशन हमारे हिसाब से एक ट्रेडिंग सेक्टर है। लॉन्गर टर्म व्यू बनाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमने देखा है कि ग्रोथ होने के बावजूद भी इस सेक्टर में यील्ड्स पे प्रेशर बना रहा है क्योंकि कंपैरेटिव इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और प्राइसिंग प्रेशर हमेशा बना रहता है। तो इस चक्कर में इस पे थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू लेना मुश्किल है। शॉर्टर टर्म में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एटलीस्ट अगले 1-2 साल तक तो और शायद उससे थोड़ा लंबा भी ग्रोथ बना रहेगा, लेकिन यील्ड्स पे व्यू ले पाना बहुत मुश्किल है और इस कारण से हमारा इस सेक्टर पे कुछ ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। जी, सुदीप, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज पर क्या व्यू है अभी आपका?
देखिए रिलायंस इंडस्ट्री में हमारा पॉजिटिव व्यू है। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री देखें तो इसका इन्होंने कुछ 1.5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में, एंड इवन 1.8 लाख करोड़ कुछ इन्होंने इन्वेस्ट किया है रिलायंस जियो में, एंड ऑल ऑफ इट्स प्रोजेक्ट विल स्टार्ट गिविंग रिजल्ट फ्रॉम FY19 ऑनवर्ड। सो FY18 FY19 मुझे उम्मीद है कि ये इसका वन ऑफ द बेस्ट ईयर होगा। एंड कल जैसे रिलायंस एंड BP के मैनेजमेंट ने ये कंबाइंड नोटिस दिया है कि दे विल इन्वेस्ट रफली अबाउट 40,000 करोड़ इन नेक्स्ट 5 years, जिससे उनको कई 30 से 35 MMSCMD का प्रोडक्शन इनको KG-D6 में मिलेगा। अगर आप पहले देखें तो ये फिगर कुछ 30 to 35 MMSCMD हमारे एस्टिमेट से थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि ये कुछ 15 से 20 MMSCMD जाएगा इंक्लूडिंग आर सीरीज फील्ड। तो वहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों का पॉजिटिव व्यू आया है। एंड सेकेंडली जो इनका पेट्रोकेमिकल प्लांट जो इनका स्टार्ट होगा, हम लोग काफ़ी पॉजिटिव है कि वो अच्छा रिजल्ट देगा। सो हमारा बाई रिकमेंडेशन है विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ 1650। जी, बाय रिकमेंडेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 1650 के टारगेट्स हैं। 1376 पर हालांकि आज ही करीब ½ % नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज 9600 के नज़दीक ही निफ्टी ट्रेड कर रहा है। कल 9580 के नीचे क्लोज हुआ था जब, तो थोड़े से सेंटिमेंट्स वीक हुए थे। अब डिम्पी मौजूद हैं अब तक के जो डेटा है उसको शेयर करने के लिए, और सुबह सुपरफास्ट फ्यूचर्स में जो रिकमेंडेशंस बताई गई थी उनकी परफॉर्मेंस लेकर। पहले तो इंडेक्स पर बताइए, थोड़ा रिलीफ लग रहा है। डिम्पी 9600 के नज़दीक है, 9550 के इनके जान में जानी आ जाई होगी। हाँ, कल से थोड़ा सा जान आने वापस शुरू हो रही है मार्केट के अंदर। अब आज दोपहर में आप ये मत रोना कि अभी 9600 पे अटक गया है और 9650 नहीं जा रहा। नहीं, आना तो चाहिए। देखिए सर, 90-50 हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 90-50 आ जाए, कुछ ट्रेडर्स को रिलीफ हो जाए लास्ट के इस डे के अंदर कि हाँ शुक्रवार के दिन कुछ ना कुछ तो उनके हाथ में आ रहा है। 30-40 पॉइंट्स का भले इंडेक्स आ रहा है, लेकिन आज तो खैर पूरी रेंज है। एक बार हमने फ्यूचर्स को भी नोटिस किया कि कुछ खास मोमेंटम देखने को मिल रहा है फ्यूचर्स के अंदर। क्या कुछ ज़्यादा बाइंग, तेज़ एग्रेसिव बाइंग तो भी नहीं देखने को मिल रही है। इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग भी नहीं है। आज देख भी पा रहे हैं ओपन इंटरेस्ट करीब 1% भी अभी तक एडिशन नहीं हुआ है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। बैंक निफ्टी का भी हमने डाटा देखा कि क्या ये मार्केट की थोड़ी हेल्प करेगा। कल के सेशन में दिख रहा था कि हाँ थोड़ा बैंक निफ्टी बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज भी ये भी बिल्कुल लैकलस्टर ही है, क्योंकि अभी बाजार खुले ज़्यादा समय हुआ नहीं है। हो सकता है दोपहर बाद कुछ कवरिंग हम और आती हुई दिखे, लेकिन उम्मीद करें कि आज 9580 के वापस हम इंडेक्स अपने आप को नहीं तोड़ेगा तो कवरिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, एक दो शेयर्स अभी आप पूछ रहे थे। आज DCB बैंक पे इनफैक्ट 2 एनालिस्ट की हमारी कॉल मैच कर गई थी। अभी भी आप देखें तो 2 रुपये का बेनिफिट इसके अंदर चल रहा है। ये सौदे भी खुले हुए हैं, 216 से 220 का है। AB मनी का यानी कि हेमंत ठकराल की 216 तक का टारगेट है, और 220 का है नितिन मुरारका की रिकमेंडेशन है। तो इसके अंदर आपको प्रॉफिट आज जनरेट होना शुरू हो गया है। L&T फाइनेंस हमने कल और आज दोनों दिन आपके सामने रखा था, और आपके सामने मैं प्रॉफिट्स की प्लेट भी उतारना चाहता हूँ। एक लॉट से 45,000 रुपये से ज़्यादा का मुनाफा आपको L&T फाइनेंस से हुआ है। ये L&T फाइनेंस सिर्फ कल और आज का 45,000 रुपया पर लॉट का बेनिफिट आपके सामने 136 पे दिया गया था। 146 है, 4,500 का लॉट है, और आपको 45,000 रुपये का फ़ायदा पर लॉट आपको L&T फाइनेंस से मिला है। इसके अलावा टाटा ग्लोबल, आज हमने आपको बताया था कि हमने कई शेयर डिस्कस के, लास्ट में जाते आते हेमंत से हमने जानबूझ के पूछा था कि टाटा ग्लोबल चलेगा। उनका कहना था कि पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग है। ये सौदा अभी भी खुला हुआ है 167 के लिए, लेकिन ये भी प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दिया। 2-2.5 रुपये की मजबूती यहाँ पे है। दीपाली, आपको ध्यान होगा इंडिगो कल हमने आपके सामने रखा था कि वो अभी चलेगा। आज भी रखा था इंडिगो का ऑप्शंस का डाटा, और वो चल रहा है। आप देखिए 3% का बिल्डअप और 2% इंडिगो के अंदर आज फिर से हमको कमाई होती हुई दिखी है। ये 45 रुपए तक के ऑप्शंस के डाटा के हिसाब से है। कर्नाटका बैंक और कैपिटल फर्स्ट, ये 2 शेयर और ऐसे हैं जो कि आज हमने सुबह सुबह आपके सामने उतारे थे। कर्नाटका बैंक से 180 की जो कॉल है ये अब चलने लगी है, और साथ ही साथ कैपिटल फर्स्ट के अंदर 2% से ज्यादा का मुनाफा आपको मिल चुका है। सभी शेयर्स तेज है जो आपके सामने आज रखे गए। बिल्कुल, सुबह सुपरफास्ट फ्यूचर्स में जो कॉल्स बताई गई थी उन सबकी परफॉर्मेंस अच्छी है, फिर चाहे वो कैपिटल फर्स्ट हो, DCB बैंक हो, फेडरल बैंक, साथ ही अभी इंडिगो की बात की, L&T फाइनेंस की बात की, डिसेंट गेंस इन सभी स्टॉक्स में देखे गए। हर रोज हम सुबह 8:30 बजे आपको बताते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी, जिसमें फ्यूचर और ऑप्शन दोनों ही सेगमेंट्स में आपको कॉल्स बताई जाती हैं, और उनकी परफॉर्मेंस भी आपने अभी जानी डिम्पी के द्वारा। शुक्रिया डिम्पी आपका। लेकिन औरोबिंदो फार्मा अब टॉप गेनर है, इंडेक्स में करीब 2.5% की बढ़त दिखा रहा है। सुदीप, क्या व्यू है आपका औरोबिंदो फार्मा में, और हाल फिलहाल में आपने फार्मा में कहाँ पर बाइंग की है? जी, औरोबिंदो फार्मा में हमारा कवरेज नहीं है, इसलिए उसमें कमेंट करना मुश्किल होगा। बट अगर आप
सेक्टर देखें तो हम लोग का थोड़ा नेगेटिव हुआ है, बट एमएनसी फार्मा स्टॉक्स लाइक एबॉट एंड मर्क उसमें हमारा पॉजिटिव व्यू है। उसमें हमें लगता है कि आने वाले एक साल में कुछ 20 से 25% ग्रोथ दिख सकता है। जी चलिए, इस बीच एक बार देख लेते हैं मार्केट में अगर कुछ और अच्छे गेनर्स दिख रहे हो उनको देख लेते हैं। गुजरात पीपावाव ने अपनी बढ़त एक्सटेंड की है थोड़ी, ये अब भी 3.5% ऊपर है। साथ ही गुजरात स्टेट पेट्रोनेट पर अच्छा मूव है और कुछ काउंटर्स में रिलायंस कैपिटल है, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस है, सेंचुरी टेक्सटाइल है, इस पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। नाउ विद इन दिस एफएमसीजी स्पेस, प्रसून इस समय आपकी पिक क्या है? वुड यू वांट टू लुक एट अ ब्रॉडर एफएमसीजी प्ले लाइक एचयूएल या फिर आईटीसी जो कि अपने हाइस के पास हैं, आउट परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर विद इन दैट आप निश सेगमेंट पर फोकस करना चाहेंगे, बी टी काउंटर्स और कॉफ़ी स्टॉक्स और समथिंग लाइक दैट? नहीं, मेरा रुझान डेफिनेटली लार्जर कैप्स की तरफ रहेगा। हालांकि मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पर कमेंट करना नहीं चाहता। लार्जर कैप्स की तरफ इस तरह रहेगा कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो शायद मेरे हिसाब से उनकी प्रिपरेशन प्लस चैनल की प्रिपरेशन जो उनका है टुवर्ड्स जीएसटी बेटर रहेगी, और वेल डाइवर्सिफाइड कंपनीज हैं तो इनका इम्पैक्ट अगर जीएसटी का कुछ नेगेटिव आएगा अगले 1-2 क्वार्टर में, वो इन पे बाकी कंपनियों से कम दिखाई देगा। उसके साथ साथ क्योंकि ये अलग लार्जर कैप कंपनीज जो हैं ये मल्टीपल कैटेगरीज में प्ले करती हैं, तो अगर एक आधी कैटेगरी ठीक नहीं भी चलती है तो इन पे इम्पैक्ट उतना नहीं आता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए लार्जर कैप्स प्रेफर करेंगे। हालांकि ओवरऑल हमारा व्यू एफएमसीजी सेक्टर पे अभी भी नेगेटिव ही है क्योंकि वैल्यूएशंस ज़्यादा हैं और ओवरऑल व्यू अभी भी अंडरवेट ही है। जी सुदीप, बैंकिंग में काफ़ी न्यूज़ फ्लो बना हुआ है, एनपीए से रिलेटेड भी, मर्जर से रिलेटेड भी, लेकिन कोई छोटा बैंक अभी आपकी बाय लिस्ट में शामिल है जो कि पॉसिबल मर्जर का बेनिफिशियरी हो सकता है? इनफैक्ट सुदीप से अभी बातचीत नहीं हो पा रही है, वो रिकनेक्ट करेंगे तो उनकी बैंकिंग में चॉइसेस जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का सुपर शेयर। सुमित बताइए। बहुत सन्नाटा हो गया। एनीवेज, जो मैंने आज कंपनी चुनी है वो बजिंग सेक्टर से, इनफैक्ट रियल स्टेट सेक्टर से चुन के लाए हैं। कंपनी है प्रोजोन। ये प्रोवोक की एक आर्म है जो कि रियल स्टेट कारोबार में है। इसको चुनने की क्रूशियल वजह यह है कि इसके अंदर राकेश झुंझुनवाला की होल्डिंग है। करीब 17 करोड़ रुपए की होल्डिंग वो इस कंपनी के अंदर ओन करते हैं। कंपनी औरंगाबाद, कोयम्बटूर, पुणे में इनके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, और जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें रियल स्टेट के कमर्शियल भी हैं और रेजिडेंशियल भी हैं, दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स पे कंपनी कामकाज करती है। लास्ट क्वार्टर के नंबर साउंड थे, 30% के आसपास मुनाफा बढ़ा है, और अच्छी चीज़ ये कि सेक्टर में रफली 44 से 45% के ऑपरेटिंग मार्जिन पे कंपनी कामकाज कर रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन इस सेक्टर में इस कंपनी के पास है। 17 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास का लैंड पार्सल है, जिसका 12 मिलियन स्क्वायर फीट अभी तक अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि अभी भी एक कंपनी में बड़ा स्कोप है जिसपे कंपनी अपनी लैंड को डेवलप कर सकती है। कोयम्बटूर का जो प्रोजेक्ट है उसकी बिक्री अगले वित्तीय वर्ष यानी मौजूदा वित्तीय वर्ष FY18 है, इसकी दूसरी तिमाही से शुरू हो जाएगा और वो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर फर्दर एडिशन देगा। अब क्योंकि कंपनी के अंदर बड़े निवेशक भी इन्वेस्टेड हैं 3% के आसपास, तो अपने आप में ये ट्रस्ट शो करता है। प्रोवोक कंपनी के प्रमोटर हैं और एक बड़ा लैंड पार्सल कंपनी के पास है जो कि 3 एरियाज में डाइवर्सिफाइड है। गोइंग फॉरवर्ड कंपनी इन एरियाज को डेवलप करेगी ही, प्लस नए एरियाज के अंदर भी फोरे करने जा रही है। जो रिसेंट इन्वेस्टर रिपोर्ट्स हमने चेक की हैं उसके हिसाब से भी कंपनी ने बात साफ की है कि नोटबंदी का इतना मेजर इंपैक्ट कंपनी के ऊपर नहीं है। नए प्रोजेक्ट से कंपनी को रेवेन्यू एक्रेडिशन आने वाले समय में मिलेगा। रेरा और जीएसटी ये 2 और अच्छे ट्रिगर है जिसको कंपनी मॉनिटर कर रही है और उससे भी आने वाले समय में एक अच्छे रेवेन्यूज आने की उम्मीद है। इन्हीं ग्राउंड्स को देखते हुए करीब 60 रुपए के पोटेंशियल टारगेट्स के लिए रिपोर्ट्स को यहाँ पर रेफर किया जा रहा है। खैर ये कंपनी जो है इसमें बस एक वो आपकी बात सही है कि राकेश झुंझुनवाला की हिस्सेदारी है इसमें, और इनफैक्ट ये जब रीस्ट्रक्चरिंग प्रोवोक ने की थी, मुझे याद है आई थिंक 2-2.5 साल पहले रीस्ट्रक्चरिंग की थी इन्होंने, जब इस कंपनी को हाइव ऑफ किया था उन्होंने प्रोवोक से। उसके बाद तुरंत ही झुंझुनवाला जी ने हिस्सेदारी खरीदी थी। प्रॉब्लम ये है कि ये जिन मार्केट्स में कम्पीट करते हैं और जिन कंपनीज़ के साथ कम्पीट करते हैं, अब वहाँ पे प्योर प्ले रियल एस्टेट में कितना आगे ट्रैक्शन ले पाएंगे ये थोड़ी देखने वाली चीज़ है। पर हाँ, इट्स एन इंटरेस्टिंग कंपनी, तो अच्छी चीज़ है। देखिए इस समय काउंटर भी अपने हाई पर ट्रेड कर रहा है।
रियल एस्टेट पर हमने वैसे भी बात की, वहाँ पर रुझान ठीक देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रसून, आर यू कंफर्टेबल रियल एस्टेट में जो रनअप देखने को मिला है उससे? ये नहीं, हमारे हिसाब से कुछ फंडामेंटल से इम्प्रूव नहीं हुए हैं। ऑन ग्राउंड डिमांड कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। बैलेंस शीट्स काफ़ी कंपनीज की अभी भी स्ट्रेच्ड है। डेफिनेटली एक ट्रेड प्ले आउट हुआ है क्योंकि सेक्टर काफ़ी बीटन डाउन था, बट स्ट्रक्चरल तरीके से अभी रियल एस्टेट पे कुछ ऐसा पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा। जी, आईटी पर तो थोड़ी देर पहले आपने व्यू शेयर किया था प्रसून, लेकिन फार्मा पर क्या है व्यू अभी? फार्मा पे भी व्यू सिमिलर ही है क्योंकि हालांकि एट दी मार्जिन शायद थोड़ा इम्प्रूव होता दिखाई दे रहा है क्योंकि थोड़े बहुत एफडीए अप्रूवल आने चालू हो गए हैं और उसके कारण से कुछ कुछ कंपनीज में थोड़े पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। बट ओवरऑल फार्मा सेक्टर पे व्यू कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। इस क्वार्टर के नतीजे शायद पिछले कई क्वार्टर दिखे जाए उन सबसे खराब ही रहे हैं। ग्रोथ नहीं है सेक्टर में, इसके कारण से थोड़ा सा व्यू नेगेटिव ही रहा है। फार्मा सेक्टर पे अंडरवेट हैं, बट ये सेक्टर ऐसा है कि पूरा सेक्टोरल व्यू लेना थोड़ा शायद उतना आसान नहीं है जितना कि आईटी पे। तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज हैं और कुछ कुछ स्टॉक्स में हमें पॉजिटिव साइंस दिखाई दे रहे हैं और उनकी तरफ थोड़ा सा रुझान है। पर ओवरऑल सेक्टर पे वेट अभी अंडरवेट है, शायद इक्वल वेट की तरफ जाने का सोच रहे हैं। जी, एक बैंकिंग पर भी आपका कमेंट चाहिए प्रसून। अभी भी कन्विक्शन प्राइवेट बैंक्स के साथ है या फिर एनपीए पर जिस तरह से तेजी से कामकाज हो रहा है उसके बाद कुछ पीएसयू बैंक्स में भी आप एलोकेशन बढ़ा रहे हैं? ये नहीं, हमारा व्यू तो अभी भी प्राइवेट बैंक्स की तरफ ही है क्योंकि पीएसयू बैंक्स में जो प्रॉब्लम है कैपिटलाइजेशन का वो वैसे का वैसे बरकरार है। एनपीए रेजोल्यूशन अभी बैंक्रप्सी कोर्ट्स की तरफ जा रहा है, उसमें क्या नतीजा निकलेगा, क्या होगा, उस पर कमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है। कितना प्रोविजन लेना पड़ेगा बैंक्स को वो देखना बहुत मुश्किल है। उसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि पीएसयू बैंक्स में बहुत मर्जर्स की बात हो रही है। जो वीकर बैंक्स हैं वो थोड़े बेटर पीएसयू बैंक्स में मर्ज कर दिए जाएंगे। तो 2 साल के बाद किस बैंक का बैलेंस शीट कैसा दिखेगा उस पर इस वक्त व्यू ले पाना बहुत ही मुश्किल है। और क्योंकि ये व्यू ले पाना बहुत मुश्किल है, इसके कारण से उनमें इन्वेस्ट करने में चैलेंज ही बना रहेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम ओवरऑल पीएसयू बैंक्स पे व्यू हमारा नेगेटिव ही है। जो थोड़े बड़े पीएसयू बैंक्स हैं एसबीआई, बीओबी, उन पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, बट ओवरऑल व्यू डेफिनेटली नेगेटिव ही है। जी, चलिए शुक्रिया मिस्टर गजरी आपका शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यूज मार्केट्स पर सभी सेक्टर्स पर देने के लिए। इंडेक्स अभी भी कंसोलिडेटेड मूड में 9599 के लेवल्स पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आप देख सकेंगे कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग। नमस्कार।